नमस्कार। मैं हूं संजीव कंडवाल। उत्तरकाशी में बबीता पांडे जो गुमशुदगी मामला हुआ है, उसको अब एक हफ्ता होने को है। आज शाम तक अभी तक बबीता पांडे की सुराग नहीं लग पाया है, तमाम कोशिशों के बावजूद। इस मामले में आज हम अपडेट लेंगे और इससे जुड़े हुए और क्या बातें हैं चल रही हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। इस मामले में दो तीन चीजें आ रही हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही है। एक तो वही संभावना जताई जा रही है कि संभवतः बबीता के साथ कोई दुर्घटना हुई है और वो दुर्घटना का शिकार हुई है। दूसरा मामला ये जताया जा रहा है कि शायद खुद ही कहीं चली गई है, किसी तरह की मानसिक स्थिति में शायद कहीं चली गई है। ये भी एक तीसरी स्थिति जो बन रही है, वो भले ही उतनी वैज्ञानिक न हो, लेकिन वो बात चल रही है कि जो उस विशिष्ट क्षेत्र में जो लोक मान्यता के अनुसार जो वहां आछड़ियों का वास माना जाता है, तो एक चर्चाएं वो भी हैं समाज में, और हमेशा होती हैं। हम दो किताबें पढ़ लें तो हम इन बातों को कहने में झिझकते हैं, लेकिन समाज में ये बातें चल रही हैं। हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं कि वन देवियां होती हैं, लेकिन उस क्षेत्र की जो विशिष्ट भूगोल है, वहां की जो इकोलॉजी है, उसमें किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह का आचरण चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ में दो एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ में हैं रैथल गांव के निवासी वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुशवाल है। पंकज जी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, तो पंकज जी से आज हम अब तक का एक अपडेट भी देंगे और आगे की बात भी करेंगे। और मेरे साथ में एक दूसरे मेहमान हैं श्री मनोज इस्टवाल जी। मनोज इस्टवाल जी पत्रकार हैं, लेखक हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनोज इस्टवाल जी का उत्तराखंड की संस्कृति पे, यहाँ की लोक बोली, लोक भाषा पे, लोक साहित्य पे बहुत बड़ा काम है। आछड़ियों पर खासकर आपने बहुत सारी जो है लोक कहानी आपने की हैं। आप इस विषय के, मैं कह सकता हूं कि सबसे अच्छे जानकार हैं। तो हम दोनों मेहमानों से आज इस पे बात करेंगे। पहले मैं पंकज जी आपसे पूछता हूं कि आज अभी तक की क्या अपडेट है, आज क्या क्या वहां पर हुआ है और अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है। देखिए 29 मई को जब से बबीता पांडे कथित तौर पे लापता हुई है। कथित तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये माना जा रहा है कि वो जंगल में गुमशुदा हो गई है। हालांकि थ्योरी कई और बन के आ रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो जंगल में गायब हुई है। 29 मई 30 मई से लेकर आज 5 जून तक लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस का एक जिले के तमाम थानों के जो पुलिस थी वो बचाव कार्य, खोज एवं बचाव कार्य के लिए पहुंची थी, जो गोई से उतरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई है। इस बीच आईटीबीपी, सेना के जवान, स्नीफर डॉग्स के अलावा स्थानीय ग्रामीण भी पिछले एक हफ्ते से लगातार सर्च एंड रेस्क्यू की टीम के साथ मदद कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 28 से 30 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल का कोना कोना छान मारा है बचाव दलों ने, खोज एवं बचाव दलों ने, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पुष्टि हो सके कि क्या बबीता पांडे जंगल में गुम हुई है, किसी दुर्घटना का शिकार हुई है, या किसी जंगली जानवर का वो शिकार हुई है। अभी मेरी एक पुलिसकर्मी से बात हो रही थी, थानाध्यक्ष थे, तो उनका कहना था कि देखिए हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि हम खोज रहे हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि गुमशुदा जंगल में हुई है या कहीं बाहर गई है। अभी हमारा पूरा ध्यान यह है कि किसी भी तरह से हमें ये पता चले कि लड़की की लोकेशन कहाँ है, इसलिए प्रथम तौर पे हम जंगल में ही खोज रहे हैं। तो पिछले 6 दिनों से पूरा पुलिस महकमा जो है, पूरा प्रशासन, ग्रामीण जंगल का कोना कोना छान चुके हैं और तालाबों को छान चुके हैं, लेकिन अभी तक बबीता का कोई सुराग नहीं। इवन आज अभी तक उसके भाई और माता जो है वो रैथल में थी, वो भी आज यहाँ से रवाना हो चुके। तो आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि ये जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये धीरे धीरे बंद होता दिख रहा है, क्योंकि कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है। पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं कि वो जो दो साथी बबीता के साथ में वहां पर थे, वो कहाँ हैं? क्या वो पुलिस कस्टडी में है या उनकी क्या स्थिति है? देखिए पुलिस ने उन्हें पहले ही दिन अपने हिरासत में लिया था, और अगले 2-3 दिनों में बबीता की मां के शिकायत पर उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर दिया गया था। हम उन्हें कस्टडी तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि पुलिस ने वो पूछताछ के लिए रोके हुए हैं, क्योंकि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती तो अब तक उन्हें कोर्ट में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता था। पर यह माना जा रहा है कि पुलिस ने अपने कब्जे में ही उन्हें रखा है, ताकि पुलिस भी अनौपचारिक रूप से कह रही है कि वो उन लड़कों से वो सब कुछ उगलवाने की कोशिश कर चुकी है
कि आखिर कोई ऐसा संदेह बने कि उसके लापता होने में इन दोनों लड़कों का हाथ है, लेकिन अभी तक कोई अपेक्षित उनकी भूमिका नहीं मिली है। नहीं मिले। चलिए, ये अब तक की ताजा जानकारी इस मामले में हमको पंकज जी दे रहे हैं। अब मैं मनोज इस्टवाल जी की तरफ आ रहा हूं। मनोज इस्टवाल जी, जैसे कि मैंने ये कहा था कि दुर्घटना की संभावना से अब लगभग नहीं लग रहा है कि कोई दुर्घटना हुई है। मुझे भी यही लग रहा है कि शायद वो किसी भी मानसिक स्थिति में या किसी वजह से बबीता यहाँ से चली गई हैं। इसके इर्द गिर्द की जो कहानियां हैं ना मनोज जी, चूंकि आप इसके मामले के विशेषज्ञ रहे हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं इस पे, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बुग्याल के आसपास की जो हमारी लोक मान्यताएं हैं, वो जो आचरियों के आसपास वो क्या लोक मान्यताएं हैं, जरा उसके बारे में क्विक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इस पे हमारा समाज बात कर रहा है ना, समाज तो इसी रूप में बात करता है। कण्वाल जी, बुग्यालों का एक अपना संसार है और बुग्यालों के साथ साथ मातृकाओं का भी एक बहुत बड़ा जिसको आभा मंडल कह सकते हैं, 84 योगिनियां पूरे उत्तराखंड में है। और वो किस दौर में, सतयुग में, जब ये उसके वध के लिए क्या था, ये जिसके काटने के बाद फिर उसके कई उपज जाते थे, क्या था वो राक्षस का नाम भूल रहा हूँ, रक्तबीज। शिव जी परेशान हो गए कि क्या करें, सारे देवता हार मान गए। आखिर एक वो किया गया कि भाई कैसे होगा। फिर कहते हैं कि शिव ने ये पैदा किए और ये मातृकाएं, इनमें कई तरीके से मातृकाएं पैदा हुई और पूरे उसमें फैल गई। ठीक है, पूरे हिमालय क्षेत्र में फैल गई। रक्त बीज के उसको समाप्त करने, उसका खून पीने के बाद जब उनकी प्यास तब भी नहीं बुझी तो वो देवताओं को खून पीने लगे। तो शिव ने करने के लिए उनको फिर आदेश दिया कि आप वापस लौटो। तो उस दौरान कई मातृकाएं यही रह गई, वो काल समाप्त हो गया, जगह जगह रह गई। तो ये दो थी मुख्यतः बुग्यालों में और तालों में, जो हिमालयी ताल है, इनके बारे में बहुत स्वच्छता रखी जाती है, बहुत ज्यादा। जो बेडाल है, सिद्धवा विधवा की पूजा करते हैं, मातृकाओं की पूजा करते हैं। बेडाल मतलब बकरी चुगाने वाले, जितने भी हिमालयी क्षेत्र में घूमने वाले हैं ये लोग, पशुचारक जिनको कहते हैं जी। हाँ, तो ये भी इनकी पूजा करते हैं। और जो पत्तियां पेड़ों से तोड़ते हैं या फिर कोई फूल लेना है तो पहले परमिशन लेते हैं कि क्या हम ले सकते हैं, उनकी पूजा के बाद। हमने क्या कर दिया है कि हमने गंध फैलानी शुरू कर दी इन बुग्यालों में। हम वहां सैर सपाटे के जाते हैं और अपना जो हमारे यहाँ दैनिक दिनचर्या के, जो भौतिक युग में हम जी रहे हैं, दैनिक दिनचर्या के आधार पे शराब, कबाब, नशा से लेके सब कुछ गंध वही फैला है। बिल्कुल, मैं आता हूँ इस सवाल पे। मनोज जी, थोड़ा सा ये भी बताइए कि कुछ हमारे दर्शकों के क्विक, मतलब एक शॉर्ट सा आपका मैं जानना चाहूंगा कि हमारी कुछ लोक कहानियां भी तो हैं, जीतू बगड़वाल की हैं, उसमें क्या मतलब क्या आचरियां लोक कहानियों में ऐसा ही है? जीतू बगड़वाल तो इसलिए मशहूर हो गए हैं क्योंकि वो राजघराने से थे, उनकी जाकर भी लगने लगी। लेकिन कोई सिंगटा पटांगन की परियों से पूछे, जो ढोली को ढोल सहित उठा के ले गया, हरपू जो वहां का ओसला का ढोली था, जो ऊन मांगने के लिए हर की दून गया था, उसको काला पहाड़ में ले गया। आज भी उसके ढोल सुनाई देते हैं तो लोगों को। बहुत सारे एग्जाम्पल। सिंगटा पटांगन की जो परियां हैं, वो कोटगांव है, सिंदरी कोटगांव, वहां सोमेश्वर की डोली यात्रा से ही उसको ढोल सहित उठा के ले गए। फिर जो वहां के नौटियाल पुजारी है, उन्होंने एक मंदिर के उनके पीछे फेंका, तो तब परियों ने उसको छोड़ा डोली को। ऐसे मतलब कई सारी कहानियां हैं, मतलब इस पे किस तरह कहानियां ऐसी। और मैं तो परी आंखों से रूबरू हुआ हूं। अगर आप सात्विक मन से और पूरे चाल बुग्याल और उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको रास्ता दिखाने का भी काम करती है। मैं बराड़सल ताल जब यात्रा पे जा रहा था तो रास्ता भूल गया था, तो दो अंग्रेज जैसे बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ये इन पे जरा सा उंगली टच करूंगा तो एक पिघल जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि आप रास्ता भूल गए हैं, इधर नहीं जाना बल्कि उधर जाना है। आपके कैंप वाले जो थे वो तो जी जा पा रहे हैं। तो ये आपका विश्वास है कि ये आचरियां थी, आपका ऐसा विश्वास है?
बिल्कुल, मैंने तो मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड की परियों पे, मातृकाओं पे, आंसियों पे इतना काम किया है शायद ही किसी ने किया होगा। खैट पर्वत की बिल्कुल, हम आंसियों जानते हैं इस बात। खैट पर्वत की बिल्कुल, आंसियों के लेके बात होती है जी, तो ठीक है। खैट पर्वत की आंसियों का सबसे पहला आर्टिकल मेरा था और मैंने बिल्कुल, पीढ़ी चलिए भरानी से लेके पीढ़ी भरानी की बात मैं की थी। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है। मैं पंकज जी आपके पास आ रहा हूं कि जो एक बार मनोज इस्वाल जी ने भी बात की थी कि ये बहुत पवित्र जगह है, इसकी अपनी पवित्रता है। अगर कोई फूल भी तोड़ता है तो वो भी देवताओं से अनुमति मांगता है कि क्या मैं ये फूल तोड़ सकता हूँ, वन फूल तोड़ सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र के निवासी, उस गांव के निवासी हैं, आपका उस दयारा बुग्याल में दसियों बार आना जाना हुआ होगा, बटर फेस्टिवल वहां आने वाला है 1-2 महीनों में। वहां की क्या आचार संहिता है, स्थानीय लोग किस तरीके से वहां के इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाने के लिए क्या क्या आचार संहिता अपनाते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जैसे इस्टवाल जी ने बताया था, परियों की कहानियां, मातरियों की कहानियां हमने भी बचपन में सुनी है। हमें भी डराया जाता था कि अगर बुग्याल में जाना है तो ये करना है, ये नहीं करना है। बाद में बचपन में हम भी डरे क्योंकि आप लगातार कहानियां सुनते हैं, आपको उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये बेसिकली बहुत लंबे समय से जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बुग्यालों को सुरक्षित रखने का भी एक तरीका था। साथ ही साथ तरीका उस ऊंचाई पर इंसान को सुरक्षित रहने का भाई एक सबक था। उन्हें पता था कि इंसान शायद इस तरह से ना माने कि यार ढंग से जाना। अगर उसे ये बताया जाए कि अरे वरना ये हो जाएगा, फला चीज दोष लग जाएगा। तो बुग्यालों में आमतौर पे होता क्या है कि कोई भी बुग्याल आमतौर पर 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जो तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई तक भी जाते हैं। वैसी जगहों पर बुग्यालों में एक जो सबसे एक तो औषधीय गुणों के भरपूर फूल पौधे उगते हैं। औषधीय गुणों में उसमें कुछ जहरीले भी होते हैं और कुछ औषधीय गुणों से भरपूर भी होते हैं। मान लीजिए किसी बुग्याल में मीठा बहुत ज्यादा उगता है। अगर आप उसे तोड़ोगे या आप फूलों को तोड़ के सूंघोगे तो स्वाभाविक है कि आपको उसका नशा होने लगेगा। स्वाभाविक है वो आपके लिए प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है। एक तो ये था कि पत्तियों को, फूलों को तोड़ने से पहले देवता का वो लेना चाहिए। तो तय था कि कौन से फूल तोड़े जाएंगे। कि जैसे ब्रह्म कमल यूं ही नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि वो पवित्र माना जाता है, तो उसके लिए बाकायदा ये माना जाता है कि आपको देवता की आज्ञा, देव आज्ञा होनी चाहिए, तब आप ब्रह्म कमल तोड़ोगे। और ब्रह्म कमल जिस हाइट पे होता है, दूसरा अन्य फूलों की भी थी, तो स्पेसिफिक फूल थे कि आप किसको तोड़ सकते हैं कि ये भूत केश है, इसे आपको घर लाना है, इसमें भूत नहीं लगेगा। ये सब कुछ था उस पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और तरीके जो भी हो, डराने के तरीके जो भी हो, लेकिन ये पर्यावरण संरक्षण के। दूसरा ये था कि पहाड़ों में पर्यावरण में पहाड़ों में, बुग्यालों में खासकर दिशा भ्रम होना एक सबसे सामान्य घटना होती है। आप जब बुग्यालों में होते हैं तो आपको अंदाजा नहीं लगता। खासकर अब तो भारी बारिश होने लग गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। पहले बुग्यालों में बारिश नहीं होती थी, बारिश कम होती थी, घना कोहरा लगता था और बहुत बारीक झोर हम कहते थे उसे। उसमें अगर आदमी चलना शुरू करे तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो दिशा भटक जाए। और दिशा भटकते भटकते वो ऐसे, उसे भ्रम होता था कि वो सही जगह जा रहा है, और वो ऐसी जगह पहुंचता था जहां से पहुंचना वापस लौटना मुश्किल था। लोग ढूंढने जाते, खोजते, लेकिन वहां का जो माहौल, ऑक्सीजन की कमी, फूल पौधों से उठती तेज जो खुशबू होती थी, जिसे बू कह सकते थे हम, वो उस आदमी को एक दूसरी, आपने देखा भी होगा कि साइंस में माना भी जाता है कि अगर दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है तो आप बड़बड़ाना शुरू करते हो, आप इस तरह से एक तरह से दूसरी पर्सनैलिटी हावी हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो ये था। पर लेकिन पुराने लोगों ने जो एक प्रोटोकॉल बनाया था कि आपको बुग्याल की, आपको जोर से नहीं चिल्लाना है, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, ग्लेशियर्स वाला इलाका है। पहले कहते थे कि कुछ ग्लेशियर इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो आपके चिल्लाने भर से भी चटक सकते हैं, ये माना जाता था। हाँ, तो एक कड़ा प्रोटोकॉल था जिसमें डर रखने के लिए, ताकि जो सिर्फ डर से ऐसे नहीं डरेगा कि यार तुम्हारा पुलिस कुछ बिगाड़ लेगी, इसलिए डरे कि हाँ पुराने आचरियां हर ले जाएंगी, कुछ किस्से थे उनके पास। और जैसे इस्टवाल जी ने बताया, हर चीज का एक पहलू होता है, और गांव में ऐसी कथाएं प्रचलित होती है, और बचपन से जब दिमाग में बैठ जाते हैं ना, तो अब वो चीजें नहीं हो रही है। अब एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, अब क्या हो रहा है कि ज्यादातर बुग्यालों में पर्यटन के लिए खोल दिए गए हैं। अब तो उसमें 24 घंटे आवाजाही है,
शोर शराबा है, सब कुछ वो जो प्रोटोकॉल पहले बने थे वो टूट रहे हैं, लेकिन वो सेंसिटिव आज भी उतने ही हैं, वो सेंसिटिव आज भी उतने ही हैं। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास एक आता हूं कि ये जो लोक विज्ञान और लोक मान्यता की बातें हैं ना, ये जैसे मतलब पंकज भाई ने काफी हद तक इसको मतलब स्टेब्लिश किया है कि जो भी मतलब हमारी लोक मान्यताएं थी वो एक तरह से हमारा लोक विज्ञान भी था। हमारे जो पीढ़ियों से जनित जो हमारा तजुर्बा था वो इस रूप में सामने आया कि हमने कुछ मान्यता बना दी कि नहीं ये देवताओं को क्षेत्रियां ये है सो है। मनोज जी आप बहुत बड़े ट्रेवलर हैं और आप तमाम जगह जाते रहते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि हमारे हिमालय का जो हाई जो एरिया है जहाँ बुग्याल है वहां की स्थितियां क्या हैं? और मैं ये जानना इसलिए भी चाह रहा हूं क्योंकि 2018 में शायद हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि वहां कैंपिंग नहीं होगी, वहां इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है या स्थितियां जस की तस? तो देखिए पंकज जी ने जो साइंटिफिक तथ्य दिए हैं वो वास्तव में हमारे प्रचलन में रहे भी है और हो सकता है इस जानने के भी रहे हैं साधन, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हर जो अकाल मृत्यु पहले गांव में होती थी, जब हम गाय चुरा के आते तो शाम को लगता था कि भूत चिपक गया, वो कहता था कि एक रोटी दे दो और एक गुड़ की डली दे दो, मैं चला जाऊंगा, वो भूत भाग जाता था। तो ये 100 साल का एक पीरियड होता है इसमें। रैथल से दयारा में स्वीडिश मित्रों के साथ अपने 1986 में गया हूँ पंकज जी, और जहां मैंने अलग से लगवाया हुआ था एक तंबू, बल्कि रैथल के ही वो लोगों को इस समय याद नहीं है मुझे कि कौन कौन थे वो लोग जिनसे तंबू, उन्होंने बोला भी कि इस जगह मत लगाओ, ये मातृकाओं का एक स्थान है। अरे मैंने कहा यहाँ से मुझे सब दिखता जाएगा, रसोईया भी और सारा कुछ। रात को मेरे तंबू के बाहर एक लड़की ही, छोटी सी बच्ची, यूं खोलती और खिंचला के हंसते हुए आगे निकलती, उसके पाजेब की छन 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 घूमती, मैं उसके पीछे पीछे गया बाहर, मैंने कहा ये कौन है? तो जब मैंने फिर उधर आवाज दी, मैंने कहा भाई ये लड़की किसकी आई है? तो फिर रैथल के ही वो बुजुर्ग मेरे पास आए कि मैंने सर आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ मत लगाओ आप तंबू। तो रात को उठ के फिर मैं दूसरी जगह गया। तो एक पीरियड जो रैथल के दयारा बुग्याल का था, वो हो सकता है वो समाप्त हो गया हो। अगर आपको आज के लगता है कि ये सब भ्रम है, कुछ नहीं है, तो आपको पर्वत क्षेत्र में आना चाहिए। जखोल में सोमेश्वर की जब डोली यात्रा उठती है, वहां जब मातृकाएं नृत्य करती हैं, हमारी जो पशुआ जिनको बोलते हैं हम, वो जब अवतरित होती है, उस समय का आप एटमॉस्फेयर देखेंगे तो किसी की तो आंखें यहाँ चढ़ी होती है ऊपर, यहाँ तक हेड के इस जगह। नहीं, वो यहाँ भी और लगभग हर उसमें सीमांत उसमें अवतरित होते हैं। जी जी, वो पहना शुरू हो जाता है आंखों से कुछ, वो एक जड़ी होती है वहां की, उसको खाती रहती है, क्या पत्री होती है वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भोजपत्र के टाइप की कोई पत्री होती है, उसको खाते रहते हैं, कोई पानी पीता रहता है। ये अगर मातृकाओं का असर नहीं है, मैंने तो आपके पिंडारी ग्लेशियर से लेके और चांसिल तक, मतलब कोट से आराकोट तक के पूरे पर्वत श्रेणियां छाल मारी है सारे उस पे लेके। अगर हम ये कहते हैं कि वहम है हमारा, तो ये गलत है। जितने भी इनके ताल है, आप बराड़ ताल जाओ या सरु ताल जाओ या सरका ताल जाओ या फिर दूसरा सरु ताल जाओ, इनके तालों की आप सफाई देखिएगा। भाई हिमालय में सफाई कौन कर रहा है इनकी? पानी का एक एक ओंस और उसके अंदर के जो पत्थर हैं, इतने गहरे ताल में भी साफ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जब आप इन ऊंचे बुग्यालों में जाते हैं और एटमॉस्फेयर में आपको कई बार बहुत करीब से सुगंध आएगी, कई बार दुर्गंध आएगी, तो ये महसूस होने लगता है कि हाँ हमारी बगल से कोई गया है। कई बार ये महसूस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा रही बात वो बिटिया की जो खोई हुई है, उसको लेके हमारे कनवाल जी बड़े मेरे ख्याल से वैज्ञानिक तरीके से और कुछ अपनी जो पहाड़ की लोक धर्मिता है उसके आधार पे ये एक प्रयास कर रहे थे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मातृकाओं के बसीभूत होकर वो लड़की कहीं मिल ना रही हो। ये चर्चा तो है, लोक में तो ये चर्चा है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि वो अचानक गायब हो गई और ये अपने आप में रहस्यमय है। ठीक है, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं एक बहुत आस्थावान आदमी हूं और मैं जब भी कुछ ऐसी जगह पर जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसा आस्थावान होने का मतलब ये है कि मैं बहुत आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति भी हूं। मैं बहुत ज्यादा मंदिरों में नहीं जाता हूं, लेकिन जब भी किसी ऐसी बहुत
उच्च हिमालय में जाता हूँ या किसी बहुत पवित्र जगह पे जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ रही है, एक अलग तरह के मानसिक विचार बदल रहे हैं मेरे, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की ये जो हमारी पवित्रता है, इसको बचाए रखने की जरूरत है। और जो हमारा पर्यटन हो रहा है, वो पर्यटन को मतलब क्या वो प्योर पर्यटन के नजरिए से होने चाहिए। इतनी पवित्र जगहों पर, पवित्र जगह वो धार्मिक लिहाज से भी है और पवित्र जगह वो इकोलॉजिकल लिहाज से भी है। क्या वहां पर उस रूप में होना चाहिए या पर्यटन कहीं तीर्थाटन वाले एक भावना के साथ होना चाहिए, ये एक सवाल है। पंकज जी, इससे ही जुड़ा मेरा सवाल है कि इस मामले में, बबीता पांडे वाले मामले में, क्या वो आचार संहिता टूटी है कहीं? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि जहां भी पर्यटन आता है, पर्यटन अपने साथ अगर लोगों के लिए आजीविका के नए दरवाजे खोलता है तो बहुत सारी बुराइयां भी लाता है कि ऐसी चीजें लाता है जो आपको स्वीकार्य नहीं होती है। इंटरनल अंतरात्मा आपको स्वीकारती नहीं है, लेकिन मसला आजीविका से जुड़ा होता है, मसला एक बहुत बड़े लोगों के हितों से जुड़ा होता है, तो आपको कई बार समझौते करने पड़ते हैं। और पर्यटन के साथ यही दिक्कत है कि पर्यटन रोजगार तो लाता है, लेकिन अपने साथ तमाम तरह की बुराइयां लाता है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन उससे क्या हुआ है कि एक तो बहुत ज्यादा फुटफॉल हुआ है, जिसके लिए हमारा पर्यावरण कभी तैयार नहीं था, सदियों से तैयार नहीं था। आमतौर पे दयारा को हम मानते हैं कि दयारा में अक्टूबर से लेकर मई तक उस पूरे ट्रैक पे कोई आवाजाही नहीं होती थी, वो बर्फ से ढका रहता था, शांत रहता था। उस जंगल में चिड़ियों की चहचहाट भी सर्दियों में नहीं होती थी, जंगली जानवर भी नीचे उतर आते थे। अब आप 12 महीने तक अगर बुग्याल के टॉप पे जाके, वहां पे जाके एक झंडा बुलंद करते हैं कि मैंने तो अचीव कर लिया है, तो पर्यावरण की जो उसकी संवेदनशीलता है ना, उस पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है कि पहले जिस प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे थे कि पहाड़ों में अमूमन ये होता था, खासकर इस वाले मामले में, मतलब मेरा सवाल बहुत पिन पॉइंटेड ये भी है कि क्या इस वाले मामले में वो आचार संहिता, वो जो उस जगह पे होनी चाहिए, कहीं वो आचार संहिता टूटी है? हाँ, अगर मैं कहूँ कि रात को 1:30 बजे टेंट के बाहर एक लड़की बैठ के गाने सुन रही है, जैसे कि अब तक बताया जा रहा है, या उन लोगों ने मदिरा पान किया या कुछ भी किया है, तो कहीं ना कहीं वो जिस बुग्यालों में, यहाँ पहाड़ों के गांव में 6 बजे तक लोग सो जाते थे एक समय तक, तो ज्यादा दूर नहीं, 2 दशक तक। और आप उस बुग्याल में, सेंसिटिव जगह पर, जहां पर ये माना जाता था कि रात को देवता जो है, देवताओं के जाने का, देवताओं के गुजरने का वक्त होता था, एक धारणा थी। वहां पर अब 1:30-2 बजे तक रोशन हो रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हर्ट करता है। पर मैंने जैसे पहले भी कहा, पर्यटन की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, पर्यटन की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे? पर्यटन की कीमत चुकाने के लिए क्या गांव समाज को आगे नहीं आना चाहिए? मैं उस बात को यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हुआ था देवक्यार बुग्याल, जखोल से लेके देवक्यार की मेरे ख्याल से 35 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा थी। सब तैयार थे, लेकिन सुबह इतनी बर्फबारी शुरू हो गई कि अब कैसे हो। सतपाल महाराज जी को आना था झंडी दिखाने के लिए, यूकाडा ने बोल दिया जी मौसम खराब है, आप उड़ ही नहीं सकते। तो भरभली एक आवाज लगाई गई, 500 परिवारों का गांव और 22 गांव इकट्ठा हो रखे उस गांव में। 22 गांव का पूरा, मतलब एक मुख्यालय समझ लीजिएगा पर्वत क्षेत्र का, जखोल। अब आवाज पड़ती है तो मैं, गंगा सिंह रावत है वहां के मेरे मित्र, तो उनके साथ मैं भी पहुंच गया आंगन में। तो साहब देवता की नौबत बजाएगी, देवता सोमेश्वर वो हुए, प्रसन्न हुए, नाचने लगे। तो जैसे लड़ते नहीं है लोग आपस में, वैसे देवता से लड़ रहे थे, तेरे लिए इतना 12 साल बाद तो हम तेरी यात्रा कर रहे हैं, तू ऐसा तूने ये कर दिया और वो कर दिया। फिर उनके साथ वो सारी डांडे की मात्रियां नृत्य करने लगती है। फिर बाद में ये होता है कि सोमेश्वर बोलते चलो अच्छा है, लेकिन मेरी शर्त पे होगा, वहां आप मदिरा पान नहीं करेंगे, वहां आप मांस नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पूरे प्रिकॉशन के साथ। और उन्होंने कहा 15 मिनट से 16 मिनट नहीं होगा, यहाँ धूप खिलेगी और पूरा दिन सुबह होगा, तुम्हारा वो मंत्री भी आएगा। बिनासू की मातृकाओं ने बोला ये लो, वहां बिनासू सामने, जखोल के सामने गांव है,
तो वो बिनासु की मातृकाओं के नाम से जाना जाता है, जिन जो कहते हैं कि हीरे जवाहरात और सोने वाली मातृकाएं हैं उनके। तो वो खुल गया, रास्ता साफ हो गया मतलब। मैं घड़ी देखता रहा, इतनी चटक धूप खिंची कि पता ही नहीं लग रहा था कि अभी बर्फबारी हो रही थी। और उसके कुछ टाइम बाद सतपाल महाराज का वो भी पहुंच गया वहां। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि सिद्धांत हमें जितने भी हम पहाड़ के पर्यटन को अगर विकास के लिए रख रहे हैं तो राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए और स्थानीय ग्रामीणों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जैसे कि अभी ये दयारा में हुई है। रैथल के भी बहुत परेशान होंगे कि यार ये तो हमारे पर्यटन रोजगार के लिए तो स्वाभाविक है कि इसको लेके एक आचार संहिता को लागू करने में स्थानीय लोगों के जो स्टेक होल्डर्स है उनकी भूमिका बनती है। चलिए मैं इसको एंड पे ले रहा हूँ, काफी चर्चा हो गई है। पंकज जी, क्या एक मतलब आप इसके लिए रिकमेंड करना चाहेंगे कि क्या वहां पर मोटी मोटी मतलब एक आचार संहिता हो, कम से कम लोग मतलब डू एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं बहुत कुछ? देखिए, हमेशा समस्या क्या होती है कि मैंने पहाड़ में तकरीबन हर जगह देखा जहां पर्यटक आने लगते हैं, स्थानीय लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है जो भी करेगा प्रशासन करेगा, चाहे वो स्थानीय नियम बनाने से लेकर हो। हाँ, प्रशासन के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जब मसला गांव का हो, गांव की इमेज का हो, अभी 4 से 5 दिन तक ट्रैक बंद था, कोई भी पर्यटक जा नहीं पा रहा था, जो आ रहा था उसे लौटा दिया जा रहा था। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि स्थानीय लोगों को, जैसे सवाल जी भी कह रहे थे, स्थानीय लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें हिमाचल के मलाना की, मलाना के लोग, भले ही वो अमानवीय तरीका है कि मलाना के लोग अपने घरों को छूने नहीं देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन का एक हद है। लेकिन एक रूल्स बने हुए हैं जिसको फॉलो करना बाहर से आने वाले हर टूरिस्ट के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक कर दीजिए कि रात को 8:30 बजे के बाद टेंट से बाहर कोई टूरिस्ट नहीं निकलेगा। एक वो गांव वाले आप तय कर दीजिए कि आपकी वेशभूषा कैसी होगी, आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, एक मॉडेस्ट आपका जो है वो पहनावा हो, आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन लोकल लोगों को भी बनाना चाहिए। अगर प्रशासन बनाता है तो उसमें लूप होल्स होने और उसका अवहेलना की गुंजाइश बहुत ज्यादा बन जाती है। जब स्थानीय लोग बनाते हैं तो वो ज्यादा स्थायी और मजबूत होती है। बिल्कुल जी। कुल मिलाकर ये तो सभी चीज को स्वीकार करना होगा कि उत्तराखंड जैसे मतलब बहुत ही जो सेंसिटिव है, कुछ सेंसिटिव जो इलाका है और बहुत पवित्र भी है धार्मिक लिहाज से। तो बहुत आस्था इस धरती पे और यहाँ के पवित्र जो पीठ है, जो जगह है। हमें ये तो समझना ही होगा कि ये जगह दयारा बुग्याल जैसी जगह कोई दिल्ली या मुंबई के नाइट पब जैसा माहौल यहाँ पर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट, है ना। यहाँ पर ठीक है कि आप आ रहे हैं, आप टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं, इन वादियों को देख रहे हैं, वेलकम है आपका। लेकिन आप इसको एटलीस्ट दिल्ली मुंबई के पब वाले माइंडसेट से आप छोड़ के आइए, इन वादियों का आनंद दीजिए। तभी यहाँ का आप सुरक्षित रहेंगे और सभी चीज यहाँ की प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और हमारी वन देवी भी सुरक्षित रहेगी। मुझे लगता है कि हमने इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा की है, अच्छे तथ्यों के साथ हमने इस पर बातचीत की है। मैं अपने दोनों मेहमानों श्री मनोज इस्टवाल और श्री पंकज कुशवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम फिर किसी दिन किसी नए मुद्दे पर चर्चा में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।